तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन। इससे पहले हम 2 चैप्टर इस यूनिट के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने सीखा कि किस तरह एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये कहने का मतलब है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये सीखा कि उन कैरेक्टर्स को डीएनए कंट्रोल कैसे कर रहा है। और इस चैप्टर एवोल्यूशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह एंड डेवलपमेंट हो रहा है लाइफ फॉर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री का अध्ययन करना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, हाँ, आई होप कि तुम चैप्टर पहले ही बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके होगे और यहाँ तुम रिवीजन करने के लिए आए हो। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी की रीडिंग। कहने का मतलब है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश भाषा में जो लिखी हुई है, इंग्लिश वे में स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें कंप्लीट इंग्लिश भाषा की एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री का अध्ययन करना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। फ्लोरा और फौना में करोड़ों वर्ष पहले अर्थ पर हुए चेंजेस को समझने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझना होगा, अर्थात हमें अर्थ, स्टार और यूनिवर्स के एवोल्यूशन को जानना होगा। अगर हम बात करें, जो टर्म यहाँ पे दिया है फ्लोरा और फौना, तो फ्लोरा का कहने का मतलब है कि हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, और फौना कहने का मतलब है कि हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। ये लिविंग या लाइफ की ओरिजिन तथा अर्थ नामक प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म के एवोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी की कहानी है। क्या है ये एवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे लाइफ की ओरिजिन तथा अर्थ प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म के एवोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी की कहानी है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम रात के समय आसमान की ओर बहुत छोटे पे, जब तुम लोग छत पे सोते होगे तब देखते होगे तारे चमक रहे हैं, रोशनी आ रही है, तो क्या सोचते थे कि जैसे ही स्टार से लाइट चली और तुम्हें तुरंत दिख गई, है ना, तारे ऊपर चमक रहे हैं, जैसे ही उनसे लाइट चली और तुम्हें दिख गई। जबकि रियल में ऐसा ना होता। क्या होता है, जब हम रात के समय आसमान की ओर स्टार्स को देखते हैं तो हमें लगता है, तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में मापा जाता है। किस में मेजर किया जाता है? लाइट ईयर मेजर किया जाता है। आज हम जिन ऑब्जेक्ट को स्टार्स के रूप में देखते हैं उनके द्वारा इमिटेड लाइट, ध्यान रखना, उनके द्वारा इमिटेड लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुनो, उनके द्वारा इमिटेड लाइट की यात्रा लाखों वर्ष पहले यानी कि मिलियंस ईयर्स पहले से ही शुरू हो चुकी है। कि आज जो तुम स्टार्स को देख रहे हो, तो जो लाइट देख रहे हो वो लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही वहां से चलना शुरू हो चुकी है, तभी तुम उस लाइट को आज देख पा रहे हो। तो स्टार को देखने का मतलब है कि तुम पास्ट को देख रहे हो। ठीक है, ये स्टार्स हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। अब ऐसा क्यों होता है? बाकी हम जो आसपास तुम्हारे ऑब्जेक्ट है वो देखते हो तो वो तुरंत दिखता है, लेकिन स्टार के केस में ऐसी बात क्यों है? तो सिंपल सा रीजन है, स्टार्स हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। ठीक है, और हमारी आंख तक पहुंच रहे हैं। ये स्टार्स हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। अब अपने आसपास की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती हैं, क्योंकि वे प्रेजेंट टाइम की हैं। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम ये स्पष्ट रूप से पास्ट में ताक झांक कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स की हिस्ट्री में लाइफ की ओरिजिन को एक यूनिक इवेंट माना गया है। यूनिवर्स विशाल वास्ट है, अर्थ अपने आप में यूनिवर्स की केवल एक स्पेक है। यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, याद रखना, 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज का विशाल समूह ह्यूज क्लस्टर पाया जाता है। गैलेक्सीज में स्टार्स, गैसेस, क्लाउड तथा डस्ट पाए जाते हैं। यूनिवर्स के साइज की तुलना में अर्थ एक स्पेक मात्र है। ठीक, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बिग बैंग थ्योरी हमें कुछ बताने का प्रयास करती है। यह एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बताता है जो फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल है।
एक्सप्लोजन के फलस्वरूप यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तथा टेम्परेचर में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी। ठीक, ये गैसेस ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस हुई और प्रेजेंट डे यूनिवर्स की गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले माना जाता है। अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। जो अर्ली अर्थ पे अगर हम बात करें तो उस टाइम एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3 आदि अर्थ को कवर करने वाले मोल्टन मास से रिलीज हुई। सन की सनरेज ने वाटर को H2O2 में तोड़ दिया तथा इस प्रकार हल्की H2 प्राप्त हुई। ठीक ठीक, आगे चले। ऑक्सीजन ने NH3 तथा CH4 के साथ मिलकर वाटर, CO2 तथा अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया। अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर बनी। ठीक है, ठंडे होने पर वाटर वेपर वर्षा के रूप में बरसे तथा सारे डिप्रेशन गहरे स्थानों भर गए जिससे ओशंस बने। जो गड्ढे गबाड़े थे वो भर गए, इससे ओशंस बने। अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद, यानी कि बात करें तो लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले की, लाइफ प्रकट हुई। क्या लाइफ अंतरिक्ष आउटर स्पेस से आई? कुछ थ्योरीज थी अपनी, देखो कौन कौन सी थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन लाइफ अंतरिक्ष से आया। अर्ली ग्रीक विचारक मानते थे कि यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स अर्थ सहित विभिन्न प्लैनेट्स में ट्रांसफर हुई थी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स पेंस पर मिया को भी अभी भी फेवरेट आइडिया मानते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन काफी समय तक माना जाता रहा कि जीवन डिकेइंग तथा रोटिंग मैटर जैसे स्ट्रॉ, मड आदि से प्रकट हुआ। लुइस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया कि लाइफ पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पास्चर ने दिखाया कि पहले से स्टेरलाइज किए हुए फ्लास्क में किल्ड ईस्ट से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। अब थ्योरी, कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। रसिया के ओपरेन, अभी साइंटिस्ट का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इस तरह से याद रख सकते हो, ORHE, ORHE, ठीक है, ORHE। ओपरेन रसिया, हेल्डेन इंग्लैंड। ठीक है, ओपरेन रसिया के ओपरेन तथा इंग्लैंड के हेल्डेन ने बताया कि जीवन का पहला रूप प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे RNA और प्रोटीन है आदि से आया हुआ हो सकता है तथा लाइफ का निर्माण केमिकल एवोल्यूशन के बाद हुआ। ठीक, केमिकल एवोल्यूशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। उस समय अर्थ की कंडीशंस हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, CH4, NH3 कंटेनिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने अपनी लैब प्रारंभिक अर्थ वाली सिमिलर कंडीशंस पैदा की। इन्होंने क्लोज्ड फ्लास्क 800 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जिसमें CH4, NH3, H2 और वाटर वेपर को लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप एमिनो एसिड प्राप्त हुए। अन्य वैज्ञानिकों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट में सुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स तथा फैट्स को ऑब्जर्व किया। मेटेओराइट कंटेंट के एनालिसिस से पता चला कि ठीक ऐसी ये प्रोसेस स्पेस के अन्य किसी पर होती रही होगी। लिमिटेड एविडेंस के आधार पर कंजेक्टर स्टोरीज, निराधार कल्पना वाली कहानियाँ का पहला भाग अर्थात केमिकल एवोल्यूशन को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया गया जा सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जा सकता है। हम नहीं जानते कि लाइफ का सेल्फ रेप्लिकेशन मेटाबॉलिक कैप्सूल कब पैदा हुआ। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन मेटाबॉलिक कैप्सूल कब पैदा हुआ। लाइफ का पहला नॉन सेलुलर फॉर्म, ठीक, 3 बिलियन ईयर्स पूर्व पैदा हुआ तथा वे गेंट मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से नाम है गेंट मॉलिक्यूल्स के? RNA, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड रही होगी। ये कैप्सूल शायद अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस भी करते रहे होंगे। देखो अब ये सिर्फ थ्योरीज है, एग्जैक्ट क्या है इस चैप्टर में नहीं बताया है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी है।
जीवन पहला सेलुलर फॉर्म 200 मिलियन ईयर्स एगो तक प्रकट नहीं हुआ। संभवतः यह सिंगल सेल्स रहे होंगे। सभी लाइफ फॉर्म्स पानी में ही रहे होंगे। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के इवोल्यूशन द्वारा धीरे धीरे लाइफ का पहला फॉर्म बना तथा बायोजेनेसिस के इस वर्जन को अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं। लाइफ का पहला सेलुलर फॉर्म कैसे आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में विकसित हुआ, या फैसिनेटिंग स्टोरी नीचे दी गई है। ये मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस यूज की हैं उन्होंने? CH4, NH3, H2O और H2। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, परंपरागत धार्मिक सत्य साहित्य हमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताते हैं। बेटा ये जो एवोल्यूशन चैप्टर है इंग्लिश में इतना, इंग्लिश एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ज़्यादा समझ ही नहीं आता है ना। समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप इस बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए चीज़ों को समझना। इस थ्योरी के 3 कोनेटेशंस अर्थ हैं। संसार में आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे ही एज सच बनाए गए होंगे। अच्छा, उत्पत्ति के समय से ये डाइवर्सिटी थी और भविष्य में ऐसी ही रहेगी। अर्थ केवल 4000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। इन सभी विचारों को 19 सेंचुरी के समय में स्ट्रांगली चैलेंज किया गया। चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल सेल्स पर विश्व भ्रमण के समय ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर उपस्थित लिविंग फॉर्म्स आपस में तो समानताएं रखती हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट है, आपस में तो उनका रिलेशन है, ठीक है, बल्कि उन लाइफ फॉर्म्स से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्षों से पहले उपस्थित थी, बल्कि अब नहीं है। पृथ्वी पर विभिन्न लाइफ फॉर्म समय के साथ नष्ट होते गए और अर्थ हिस्ट्री के विभिन्न पीरियड्स में न्यू फॉर्म्स पैदा होते गए। यहाँ लाइफ फॉर्म्स का ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता रहा। प्रत्येक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस आती रहीं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स ने नेचुरल कंडीशंस, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर आदि में रह सकने में सहायता दी तथा दूसरों की अपेक्षा अधिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग बनाया। डार्विन ने इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन की फिटनेस का जिक्र किया। डार्विन भैया ने क्या किया? इंडिविजुअल पॉपुलेशन में फिटनेस का जिक्र किया, फिटनेस की जिक्र किया। अनुसार ये केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। जो एनवायरनमेंट से बेटर फिट थे, जो एनवायरनमेंट से बेटर फिट थे उनमें दूसरों की तुलना में अधिक संतान उत्पन्न हुई। इस प्रकार से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तथा नेचर द्वारा सिलेक्ट करे जाएंगे। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन का तथा इसे एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स के रूप में लागू किया। अल्फ्रेड वेलिस एक नेचुरल साइंटिस्ट हैं, अल्फ्रेड वेलिस एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने मेले आर्किपेलागो पे काम किया, मेले आर्किपेलागो पे काम किया। डार्विन के समय इन्होंने भी सेम कंक्लूजन दिए, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस ने भी सेम कंक्लूजन दिए जस्ट लाइक द डार्विन। समय बीतने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पहचान में आते गए। सभी उपस्थित लिविंग फॉर्म सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं तथा कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं। हालांकि ये एंसेस्टर्स पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय, इपॉक्स, पीरियड्स और इरास में पाए जाते थे। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ निकटता से जुड़ी क्लोजली कोरिलेट्स हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म जीवों के विकास के कई प्रमाण हैं, ठीक है। रॉक्स के अंदर लाइफ फॉर्म्स के हार्ड पार्ट्स के अवशेष फॉसिल्स कहलाते हैं। रॉक सेडिमेंट्स बनाती है तथा अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन से पता चलता है कि एक सेडिमेंट लेयर पर दूसरे सेडिमेंट लेयर का अरेंजमेंट अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री के समय हुआ है। डिफरेंट एज के रॉक्स सेडिमेंट्स में डिफरेंट जीवों के फॉसिल्स पाए गए हैं जो कि संभवतः उस विशेष सेडिमेंट के फॉर्मेशन के समय मरे थे। उनमें से कुछ मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं। ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स डायनासोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिज्म जिस जियोलॉजिकल पीरियड में रहता था यह हमें डिफरेंट सेडिमेंट लेयर्स में फॉसिल के अध्ययन से पता चलता है। यह अध्ययन बताते हैं कि समय समय पर लाइफ फॉर्म्स बदलते रहते हैं तथा कुछ लाइफ फॉर्म्स कुछ विशेष जियोलॉजिकल टाइम तक ही सीमित रहे।
अतः लाइफ के न्यू फॉर्म्स इतिहास के अलग अलग टाइम में प्रकट हुए इन सभी को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। क्या आप फॉसिल्स की उम्र कैलकुलेट करना जानते हैं? क्या आप रेडियो एक्टिव डेटिंग के मेथड तथा प्रिंसिपल्स को कलेक्ट करेंगे? कंपैरेटिव एनाटॉमी तथा मॉर्फोलॉजी आज के जीवों में एक वर्षों पूर्व के जीवों के बीच सिमिलरिटीज तथा डिफरेंसेस को दर्शाते हैं। कॉमन एंसेस्टर्स शेयर्ड थे या नहीं, या हम इस प्रकार की सिमिलरिटीज से समझ सकते हैं। जैसे ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इससे इवॉल्व हुआ स्टेगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ब्रैकियोसॉरस इवॉल्व हुआ और इससे क्या हुआ, आर्कियोप्टेरिक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना, क्रोकोडाइल बना, फिर टेरानोडॉन बना। उसके बाद ये स्टेरोसॉरस, ये क्या बना इवॉल्व होके, ये ट्राइसेराटोप्स बना। और ये तुम्हारा ब्रैकियोसॉरस क्या बना इवॉल्व होके, ट्राइनोसॉरस बना, ठीक है। लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर्स सेम है। तो ये फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटरपार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं भेल्स, बैट्स, चीता तथा ह्यूमंस। ऑल मैमल्स के फोरलिम्स के बोन्स के पैटर्न में समानता पाई जाती है। यद्यपि इन मैमल्स के फोरलिम्ब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब देखो, बहुत ढंग से देखो, होमोलॉगस एनालॉगस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी होमोलॉगस एनालॉगस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आता है यहाँ से। होमोलॉगस ऑर्गन, भेल्स, बैट, चीता तथा ह्यूमन, ऑल मैमल्स के फोरलिम्स के बीच फोरलिम्स के बोन्स के पैटर्न में समानता पाई गई, यानी कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है, मर्फ पतल और डिफरेंट इनका फंक्शन है। स्ट्रक्चर वे में अगर बात करें, अगर स्ट्रक्चर वे में बात करें तो सिमिलर हैं, पर फंक्शन की बात करें तो वो डिसिमिलर है। फंक्शन की बात करें तो उनका फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। यद्यपि इन एनिमल्स के फोरलिम्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही बात है, परंतु इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समान होते हैं। जैसे कि फोरलिम्स ऑफ ह्यूमरस, क्या हुआ, फोरलिम्स ऑफ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स तथा फेलेंजेस। स्ट्रक्चर सिमिलर पर डिफरेंट फंक्शन, ये लिख भी लो। होमोलॉगस की अगर बात करें तो सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस में जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि सेम फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। चलो, डिफरेंट नीड्स के लिए अडेप्टेशन के कारण सेम स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न रूप से लेते हैं। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है तथा ये स्ट्रक्चर होमोलॉगस समाज समजातीय होते हैं, ठीक है। होमोलॉगिक कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाते हैं। वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स और ब्रेन्स इसके अन्य एग्जाम्पल हैं। प्लांट में जैसे कुकुरबिटा, बोगनविलिया के टेंड्रल एवं थॉर्न्स क्रमश होमोलॉगी को दर्शाते हैं। होमोलॉगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पर बेस्ड है, जबकि एनालॉगी इसके ठीक विपरीत है। अच्छा, एक पॉइंट और इस तरह और याद करो, इसमें HD यानी कि होमोलॉगस डाइवर्जेंट, और इसमें AC एनालॉगस कन्वर्जेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, ये प्लांट के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये प्लांट के एग्जाम्पल है और ये एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन, बटरफ्लाई तथा बर्ड्स के विंग्स लगभग एक समान दिखते हैं। बटरफ्लाई तथा बर्ड्स के विंग्स एक समान दिखते हैं, ठीक है, एक समान दिखते हैं, लेकिन इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समान नहीं होते। यद्यपि ये समान फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का परिणाम है। ऑक्टोपस तथा मैमल्स की आई, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अभी बताया था ऊपर, ठीक है। ऑक्टोपस तथा मैमल्स की आई, पेंगुइन एवं डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन तथा पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन आदि एनालॉगी के एग्जाम्पल है। सिमिलर हैबिटेट में रहने के कारण सेम फंक्शंस की और ऑर्गेनिजम्स के विभिन्न ग्रुप के समान एडेप्टिव फीचर्स का चयन हुआ। इसी प्रकार विभिन्न ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन तथा जीन के द्वारा दिए हुए एक फंक्शन को परफॉर्म करने की समानता कॉमन एंसेस्ट्री का एग्जाम्पल है। बायोकेमिकल समानताएं भी ठीक उसी शेयर्ड एंसेस्ट्री की ओर इशारा करती हैं जैसे कि डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के बीच स्ट्रक्चरल समानताओं में थी। मानवों ने प्लांट्स एवं एनिमल्स को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, सिक्योरिटी के लिए चुनकर ब्रीड कराया। मानवों ने बहुत सारे वाइल्ड जंगली जानवरों तथा क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया। इन इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम से तैयार हुई ब्रीड्स अन्य ब्रीड से भिन्न थी जैसे कि डॉग्स, किंतु फिर भी ये सेम ग्रुप से हैं। यह तर्क दिया जाता है कि यदि मनुष्य हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के भीतर न्यू ब्रीड्स बना सकता है तो नेचर यह कार्य मिलियन ऑफ ईयर्स में क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एवोल्यूशन के समर्थन में एक अन्य इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इंग्लैंड में मिला 1850 के समय, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉथ्स को कलेक्ट किया गया तथा देखा गया कि कलेक्टेड मॉथ्स में डार्क विंग्ड, ठीक है, डार्क विंग्ड या मेलेनाइज्ड मॉथ्स की तुलना में व्हाइट विंग्ड मॉथ्स अधिक थे, ठीक है, व्हाइट विंग्ड मॉथ अदर थे। जबकि एक मिनट मैं अभी बहुत ही सिंपल करता हूँ, ठीक है, देखो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। 1850 देखते देखो 1850 की बात और 1920 की बात इस टॉपिक में की गई है, यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? पॉल्यूशन कम था, ठीक ठीक, पॉल्यूशन कम था। और यहाँ पे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे पॉल्यूशन ज़्यादा था, ठीक। लाइकेन, अगर पॉल्यूशन कम होगा तो लाइकेन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ तो लाइकेन की ग्रोथ कम होगी, ठीक ठीक है। यहाँ क्या हुआ? ब्लैक जो विंग्ड मॉथ थे वो कम थे और यहाँ ब्लैक विंग मॉथ ज़्यादा थे, ठीक है। जो वाइट वाले थे वो यहाँ ज़्यादा थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहाँ पे कम हुए। पूरा टॉपिक में यही घुसेड़ के पढ़ाया गया है, 4 लाइन पढ़नी है बस। 1850 के टाइम बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1920 आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉल्यूशन कम था तो लाइकेन की ग्रोथ ज़्यादा थी। लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर वेयर हैव लो पॉल्यूशन या फिर नथिंग पॉल्यूशन नहीं है। अगर पॉल्यूशन है तो वहाँ लाइकेन ग्रोथ नहीं करते बेटा, ठीक है। पॉल्यूशन है तो लाइकेन ग्रोथ नहीं करेंगे। और उस टाइम क्या था? ब्लैक विंग मॉथ क्या थे? कम थे और वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थे। और 1920 आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस दोनों ही चीज़ें अपोजिट हो गई, ठीक है। ब्लैक कम हो गए और वाइट ज़्यादा हो गए। चल आगे बढ़े।
चलो रीड कर लेते हैं एक बार। जबकि ठीक उसी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात अर्थात 1920 में डार्क विंग अधिक संख्या में मिले, अर्थात रेशियो इन्वर्स हो गया। इस ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार दिया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल स्मोक तथा सूट्स के कारण ट्री ट्रंक काले पड़ गए। इस प्रकार के कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के में प्रीडेटर से वाइट विंग्ड मॉथ्स नहीं बच सके, अतः डार्क विंग्ड या मेलेनाइज्ड मॉथ बच गए। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री के ऊपर वाइट लाइकेन की थिक ग्रोथ ने ट्रीज को लगभग ढक लिया। इस प्रकार के बैकग्राउंड में वाइट विंग्ड मॉथ बच जाते थे, किंतु डार्क विंग्ड मॉथ प्रीडेटर के पकड़ में आ जाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन को इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं? लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। वे मॉथ्स जो कैमोफ्लेज बैकग्राउंड के अनुसार रूप बदलने में सक्षम थे, वे बच गए। इसके समर्थन में एक वाक्य यह है कि जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, रूरल एरियाज में वहां मेलानिक मॉथ्स बहुत ही कम थे। ये दर्शाता है कि मिक्स पॉपुलेशन में जो बेटर अडेप्ट कर सकते हैं वे सर्वाइव करेंगे तथा उनके पॉपुलेशन साइज में वृद्धि होगी। याद रहे, किसी भी वेरिएंट का संपूर्ण विनाश नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप केवल कम समय में रेसिस्टेंट वैरायटीज का चयन हुआ। यह बात माइक्रोब्स के लिए भी सही सिद्ध होती है, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स या अन्य ड्रग्स को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या सेल के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार सेंचुरीज में नहीं बल्कि मंथ्स या ईयर्स की समयावधि में ही रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सेल प्रकट हो रहे हैं। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन द्वारा एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। यह हमें बताता है कि डिटर्मिनिज्म के सेंस में एवोल्यूशन एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, यह एक स्टोकेस्टिक रैंडम प्रोसेस है जो नेचर के चांस इवेंट्स तथा ऑर्गेनिजम्स के चांस म्यूटेशन पर आधारित है। ठीक। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? डार्विन अपनी यात्रा के समय गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है, जहाँ पर उन्होंने क्रिएचर्स की एक अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी, विशेषकर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स डार्विन फिंचेस ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। उन्होंने इन आइलैंड्स ऑफ फिंचेस की कई वैरायटी पाई। जितनी भी वैरायटीज़ की उन्होंने अनुमानित किया वो इस आइलैंड में ही विकसित हुई थी। ओरिजिनल सीड्स ईटिंग फीचर्स से लेकर ऑल्टर्ड बीक्स के साथ अन्य रूप में विकसित हुई। बीक्स में परिवर्तन होने के कारण कुछ इंसेक्टिवोरस तथा कुछ वेजिटेरियन फिंचेस में एडेप्ट हो गई। एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में विभिन्न स्पीशीज के एवोल्यूशन का प्रोसेस एक पॉइंट से होकर दूसरे ज्योग्राफिक हैबिटेट के अन्य एरिया में रेडिएट होता रहा है, इसे एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, डार्विन फिंचेस इस घटना का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो एक दूसरे से भिन्न थे, एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से विकसित, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर हुए। एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट हैबिटेट को दर्शाते हैं, जिसमें जब एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशंस प्रकट होते हैं तो इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन के प्लेसेंटल मैमल्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेसेंटल मैमल्स भी इस प्रकार के प्लेसेंटल मैमल्स की वैरायटीज में विकास में एडेप्टिव रेडिएशंस प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते हैं। मार्सुपियल यानी कि प्लेसेंटल वॉल्फ तथा टेस्मानियन वॉल्फ मार्सुपियल के समान दिखते हैं। वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये मार्सुपियल रेडिएशन सारे निकले हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। इसके बाद पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। यहाँ भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, इन दोनों के
फंक्शन सिमिलर होंगे। ठीक है, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन उस समय से आरंभ हुआ होगा जब लाइफ के सेलुलर फॉर्म्स ने अपनी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस के कारण अर्थ पर अपना जीवन आरंभ किया होगा। एवोल्यूशन के लिए डार्विनियन थ्योरी का एसेंस नेचुरल सिलेक्शन है। न्यू फॉर्म्स के अपीयरेंस की दर लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन से लिंक्ड संबंधित है। माइक्रोब जिसमें तेजी से डिवाइड करने की क्षमता होती है, वह मल्टीप्लाई करके 1 घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। बैक्टीरिया की एक कॉलोनी मान लीजिए ए, जो एक विशेष गिवन मीडियम में वृद्धि करते हैं, जिनमें फीड कंपोनेंट को यूटिलाइज करने की वेरिएशन बन चुकी है। मीडियम की कंपोजिशन में बदलाव से पॉपुलेशन का केवल वह पार्ट मान लीजिए बी सामने आएगा जो कि न्यू कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। यह समयावधि के समय एक वेरिएंट पॉपुलेशन अन्य से अधिक वृद्धि करके एक न्यू स्पीसीज बन जाती है। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक यही बात फिश या फॉल के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगी, क्योंकि इन एनिमल्स की लाइफ स्पैन वर्षों में होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यू कंडीशन में बी की फिटनेस ए से बेटर है। नेचर फिटनेस को चुनती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेचर फिटनेस को चुनती है। ये अवश्य याद रखना चाहिए कि ये सो कॉल्ड फिटनेस उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है जो कि इनहेरिटेड होती है। अंततः सिलेक्ट तथा इवॉल्व होने के लिए निश्चित ये एक जेनेटिक आधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कुछ ऑर्गेनिज्म हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जीवित रहने में बेटर एडेप्टेड होते हैं। एडेप्टेशंस की क्षमता इनहेरिटेड होती है, इसका जेनेटिक आधार होता है। एडेप्ट करने की क्षमता तथा नेचर द्वारा सेलेक्ट होने का अंतिम परिणाम फिटनेस होता है। डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रांचिंग डिसेंट्स और नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन से पहले यह फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क ने कहा था कि लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स का यूज तथा डिसयूज के कारण है। उन्होंने ग्राफ्स का एग्जाम्पल दिया जिन्होंने लंबे पेड़ों की पत्तियां चरने के लिए अपनी नेक की लंबाई बढ़ाकर अपने को अडेप्ट किया तथा एलोंगेटेड नेक वाले एक्वायर्ड कैरेक्टर को सक्सीडिंग जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान किया। वर्षों बाद गिराफ ने धीरे धीरे लॉन्ग नेक को प्राप्त किया। आज इस मनगढ़ंत कहानी को बिलीव नहीं करते। क्या एवोल्यूशन मनगढ़ंत नहीं, उस टाइम लोग मानते थे पर आज इससे कोई बिलीव नहीं करता। क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या एक प्रोसेस का क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या उसका परिणाम है? क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या उसका परिणाम है? आज हम जो इनएनिमेट या एनिमल वर्ल्ड देख रहे हैं केवल एवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, जब हम वर्ल्ड की इस स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी ओर जब हम अर्थ पर लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, अर्थ पे लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम एवोल्यूशन की नेचुरल सिलेक्शन नामक एक प्रोसेस का परिणाम मानते हैं। हम अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम एवोल्यूशन तथा नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस माने या फिर एक अननोन प्रोसेस के एंड रिजल्ट का रूप। यह संभव हो सकता है पॉपुलेशन पर थॉमस मैल्थस द्वारा किए वर्क ने डार्विन को प्रभावित किया हुआ। नेचुरल सिलेक्शन कुछ खास ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है जो कि वास्तव में फैक्चुअल है। एग्जाम्पल, नेचुरल सिलेक्शन सीमित है, सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़कर पॉपुलेशन का साइज स्थिर रहता है। यह पॉपुलेशन के मेंबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भिन्न होते हैं। वास्तव में 2 इंडिविजुअल्स एक समान नहीं होते, यद्यपि कि वो सुपरफिशियली एक जैसे दिखते हैं। अधिकतर वेरिएशन इनहेरिटेड होती है। प्रत्येक जीव मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करें तो पॉपुलेशन साइज विस्फोटक एक्सपोनेंशियल रूप में बढ़ सकता है। यह फैक्ट बैक्टीरियल पॉपुलेशन की वृद्धि में देखा जा सकता है। वास्तविक रूप में पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड होता है, अर्थात रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। केवल कुछ ही सर्वाइव होते हैं जबकि अन्य फ्लोरिश नहीं कर सकते। मैकेनिज्म ऑफ
एवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, वेरिएशन की ओरिजिन क्या है तथा स्पेसिएशन कैसे होता है। मेंडल ने ऐसे इनहेरिटेबल फैक्टर्स के विषय में बताया जो फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। भैया फैक्टर की बात आ गई मंडल चचा की, ठीक है। डार्विन ने इन ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान नहीं दिया, ये चुप रहे। 20वीं सेंचुरी के प्रथम दशक फर्स्ट डिकेड में ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज पर काम कर म्यूटेशन के विचारों को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन पॉपुलेशन में अचानक होने वाले बड़े परिवर्तनों जैसे लार्ज डिफरेंसेस को म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज मानते थे कि इवोल्यूशन के कारण म्यूटेशन ही एक छोटी छोटी वेरिएशंस हेरिटेबल जिन पर डार्विन ने जोर दिया। म्यूटेशन रैंडम तथा बिना डायरेक्शनल वाले होते हैं, जबकि डार्विन वेरिएशन छोटी तथा डायरेक्शन वाली थी। डार्विन के लिए एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जबकि डी ब्रीज के लिए एक म्यूटेशन स्पीशीज की उत्पत्ति स्पेसिएशन का कारण था। ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन और सॉल्टेशन ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन को सॉल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अध्ययन से इससे स्पष्टता आ गई। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा पहले एक चीज़ समझते हैं, ए इक्वल टू पी अभी यूज होगा, सिंपल सुन लो समझो मत अभी, ठीक है। सुन लो, कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल पी, स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल क्यू, कैपिटल ए इक्वल टू पी स्क्वायर, स्मॉल ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू 2p क्यू। चलो अब आओ, इसके अनुसार एक पॉपुलेशन में एक जीन या एक लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को पता कर सकते हैं। हार्डी विनगर प्रिंसिपल, इसके अनुसार एक पॉपुलेशन में एक जीन या एक लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को पता कर सकते हैं। माना जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सेम रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सेम रहती है, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को बताने के लिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस का यूज करते हैं। इन प्रिंसिपल के अनुसार एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट सेम रहती, वही बात है, वो बार बोला घुमा के। जीन पूल, एक पॉपुलेशन में टोटल जीन्स तथा एलील्स हैं हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जीन पूल, ठीक है, जीन पूल एक पॉपुलेशन में टोटल जीन्स तथा एलील्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 1 होगा, ठीक है, तथा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को पी क्यू आदि कहा जा सकता है। डिप्लॉयड में पी, अभी तुमने पढ़ा था, डिप्लॉयड में पी को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे तथा एलील ए की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉयड में पी तथा क्यू एलील ए तथा एलील कैपिटल स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने, कैपिटल ए को पी से, स्मॉल ए को क्यू से। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने पी तो कैपिटल लिखा है, क्यू स्मॉल लिखा है ना, तो हम पी भी स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, ये काट देते हैं, पी भी स्मॉल है, क्यू भी स्मॉल, इस तरफ के स्मॉल ही है, ठीक है। एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी सिंपली पी स्क्वायर होती है, ठीक है, कैपिटल ए पी स्क्वायर। इसी प्रकार ए इंडिविजुअल आर की फ्रीक्वेंसीज क्यू होती है तथा ए फ्रीक्वेंसीज 2 पी क्यू होती है। अंततः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 1 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। जब नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यूज से भिन्न होती है तो ये डिफरेंसेस डायरेक्शन एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज को इंडिकेट करते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का या हार्डी वेनिंगबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस अर्थात
एक पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसीज में परिवर्तन का परिणाम एवोल्यूशन है। हार्डी बीनवर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर होते हैं जिनका नाम है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। जब पॉपुलेशन ऑरिजिन पॉपुलेशन के एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशंस में चेंज होती है। ठीक है, न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन एलीज जुड़ते हैं तथा ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। यदि यह जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो जीन फ्लो कहलाता है। जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो क्या कहलाता है? जीन फ्लो कहलाता है। अगर सेम चेंज बाय चांस होता है तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अगर सेम चेंज बाय चांस होता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी एलील फ्रीक्वेंसीज का यह परिवर्तन पॉपुलेशन के न्यू सैंपल में इतना भिन्न हो जाता है कि यह डिफरेंट स्पीशीज बन जाती है। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन संस्थापक फाउंडर बन जाती है तथा और इस प्रभाव को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट दर्शाते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग लाभदायक म्यूटेशन का सिलेक्शन होता है तथा परिणाम स्वरूप न्यू फिनोटाइप प्राप्त होते हैं तथा कुछ जनरेशन बाद यही न्यू स्पेसिएशन बन जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशंस अच्छे सर्वाइवल के लिए पॉपुलेशन के सक्षम बनती हैं। इसके फलस्वरूप संतानें अधिक संख्या में पैदा होती हैं। फ्यूचर जनरेशन में जीन तथा एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव वेरिएशन का परिणाम है। वेरिएशन का कारण क्या है? म्यूटेशन, गैमेटोजेनेसिस के समय होने वाले रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट हैं। इसके साथ रिप्रोडक्टिव सक्सेस में बढ़ोतरी जुड़ी होने के कारण नेचुरल सिलेक्शन ने इन्हें डिफरेंट पॉपुलेशन के जैसा बना दिया। नेचुरल सिलेक्शन किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकता है, डायरेक्शनल चेंज ला सकता है या डिसरप्शन कर सकता है। स्टेबलाइजेशन अधिकतर इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। डायरेक्शनल चेंज अधिकतर इंडिविजुअल्स अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। डिसरप्शन अधिकतर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बोथ एंड पर पेरिफेरल कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये तीनों दिए गए हैं। अगर स्टेबलाइजिंग की बात करोगे तो पीक्स गेट हायर एंड नैरोवर। अगर डायरेक्शनल की बात करोगे तो पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। अगर डिसरप्टिव की बात करोगे तो टू पीक्स फॉर्म। ठीक है, A brief account of evolution. Brief account of evolution. Brief account of evolution. लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो 2000 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर जीवन का पहला सेलुलर फॉर्म प्रकट हुआ। गेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स मेम्ब्रेन एनवेलप्ड सेल कैसे विकसित हुई, इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है। इनमें कुछ सेल्स में O2 को रिलीज करने की क्षमता दी। यह रिएक्शन संभवतः फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस के समान हो रही होगी, जहां जल सोलर एनर्जी की सहायता से स्प्लिट होता है। सोलर एनर्जी का कैप्चर तथा चैनलाइजेशन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स द्वारा होता है। धीरे धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर में परिवर्तित हुए, कुछ खास नहीं है। 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट्स बने व एक्टिव हुए। लगभग 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस फिश बनी। लगभग 320 मिलियन ईयर एगो सी बीट्स तथा फ्यू प्लांट बने। लैंड धरती पर सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स प्लांट थे। सबसे पहले कौन से थे? सबसे पहले प्लांट आए, उसके बाद फिर एनिमल्स आए। जब तक एनिमल्स आए तब तक काफ़ी जंगल फैल चुके थे। एम्फीबिया, स्टॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिन वाली फिश लैंड पर आ सकती हैं तथा ऐसा लगभग 350 मिलियन ईयर पहले संभव हुआ था। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई
जो सीलोकैंथ थी जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया है, ऐसे एनिमल्स को लॉफिन्स कहा गया है जो फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए। ठीक है, सीलोकैंथ फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई। एम्फीबियंस लैंड तथा वाटर दोनों में रहते हैं। हमारे पास इनका कोई स्पेसिफाइन नहीं बचा, हालांकि ये मॉडर्न डे के फ्रॉग और सैलमेंडर्स के समान एंसेस्टर्स पूर्वज थे। ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस विकसित होकर रेप्टाइल्स बने, एम्फीबियंस विकसित होकर रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स थिक सेल वाले अंडे देते थे जो एम्फीबियंस की तरह धूप में सूखते नहीं थे। आज रेप्टाइल्स के केवल मॉडर्न डे डिसेंडेंट दिखते हैं, जैसे टर्टल्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स के बाद विभिन्न साइज और शेप वाले रेप्टाइल्स पृथ्वी पर डोमिनेट रहे। गेंट फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, उपस्थित थे लेकिन धीरे धीरे मृत होकर कोयले के भंडार बन गए। अगर कुछ रेप्टाइल्स की बात करें तो पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन ईयर्स है वो 200 मिलियन सालों के बाद फिर लाइक रेप्टाइल्स जैसे इच्थायोसॉर्स के रूप में प्रकट हुए। डायनासोर्स लैंड पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे। इनमें सबसे बड़ा डायनासोर्स ट्राइसोनोसॉरस रेक्स था। ट्राइसोनोसॉरस रेक्स की लंबाई 20 फुट की थी तथा विशालकाय डरावने वाले डैगर लाइक टीथ थे। लगभग 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स अचानक पृथ्वी से डिसअपियर विलुप्त हो गए। हम डिसअपियर होने के सही कारण तो नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने इन्हें मार डाला तथा कुछ लोग मानते हैं कि इनमें अधिकतर बर्ड्स में विकसित हो गए। जो सत्य है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। उस युग के छोटे रेप्टाइल्स आज भी पाए जाते हैं। मैमल्स, फर्स्ट मैमल्स श्रीव जैसे थे जिसके फॉसिल छोटे साइज के थे। मैमल्स बेबीपेरस होते हैं तथा उनके अनबॉर्न बच्चे माँ के अंदर सुरक्षित होते रहते हैं। मैमल्स छोटे छोटे खतरे के प्रति सतर्क रहते हैं एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स की जब कमी हुई तब मैमल्स ने अर्थ पर कब्जा कर लिया। खतरनाक आदमी है भैया। साउथ अमेरिका में मैमल जैसे हिप्पोपोटामस, डियर, रेड रैबिट आदि रहते थे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महाद्वीप विशाल विस्थापन के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका फौना के दबाव में आ गए। सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, कंगारू, पॉच्ड मैमल्स जीवित रहे क्योंकि उनमें दूसरे अन्य मैमल्स से कंपटीशन कम था। कुछ मैमल्स पूरी तरह से जल में ही रहते हैं जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सील्स, सी काव आदि। अभी ये दिया स्केच दिया एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स। तो जियोलॉजिकल पीरियड सबसे पहले एल्गी, क्लोरोफाइट, ट्रैकियोफाइट, ब्रायोफाइट। ठीक है, और इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों याद कर लो। पैलियोजोइक, मीसोजोइक और कैनाजोइक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है तुम्हारे। रिप्रेजेंटेटिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड, ये भी ऑर्डर याद करो। कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, ये याद करो। उसके बाद तुम ये भी याद कर सकते हो कि कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में क्या क्या आता था। जैसे अगर डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स किस में आता था, क्रिटेशियस में आता है। ठीक है, और अगर बात करें टर्टल्स, लिजार्ड, स्नेक्स, ट्यूटेरस, क्रोकोडाइल, बर्ड तो किस में आते हैं, क्वाटरनरी में आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें थेराप्सिड्स की तो ये किस में आएंगे, ट्राइसिक में आएंगे। तो ये भी थोड़ा एक बार पढ़ देख लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट आ सकता है। हॉर्स, एलिफेंट, डॉग आदि के एवोल्यूशन की बात है। एवोल्यूशन की स्पेशल स्टोरी है। ह्यूमन एवोल्यूशन सर्वाधिक सफलता की कहानी है। मनुष्य के पास लैंग्वेज, स्किल्स तथा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का एक रफ स्केच जियोलॉजिकल स्केल पर उसका टाइम दिया गया है। ऑरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, लगभग 15 मिलियन ईयर्स है वो। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक प्राइमेट रहते थे। ठीक है, इनके शरीर पर बाल, हेयर थे तथा ये गोरिल्ला एक चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथेकस एप जैसा तथा रामापिथेकस मनुष्य जैसा था।
ठीक है। एथियोपिया एंड टेंजानिया में मनुष्य जैसी बोन्स के कुछ फॉसिल्स प्राप्त हुए। ये फॉसिल्स होमिनिड फीचर दर्शाते हैं जो इस बिलीफ को मजबूत करते हैं कि 3 से 4 मिलियन ईयर एगो ईस्टर्न अफ्रीका में मैन लाइक प्राइमेट्स रहते थे। ये लोग 4 फीट से अधिक लंबे नहीं थे, लेकिन खड़े होकर सीधे चलते थे, वॉक अपराइट। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो ये 2 मिलियन ईयर वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। प्रमाण मिले कि ये स्टोन वेपन्स, पत्थर के हथियार से शिकार करते थे, लेकिन फल खाते थे, मारते थे पर खाते नहीं थे बच्चे। खोजी गई बोन्स में कुछ बोन्स बहुत ही अलग थी तथा इस जीव को फर्स्ट ह्यूमन लाइक माना गया। इसे होमो हैबिलिस कहा गया। होमो हैबिलिस, इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 650 से 800 सीसी है। ये संभवतः मीट नहीं खाते। होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो 1891 जावा में खोजा गया फॉसिल अगली स्टेज को दर्शाता है और ये होमो इरेक्टस था। ये 1.5 मिलियन ईयर है वो पहले था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये संभवतः मांस खाते थे। नियंडरथल मैन ब्रेन साइज 1400 सीसी था। 1 लाख से 40,000 साल पहले ईस्ट तथा सेंट्रल एशिया में रहते थे। ये अपनी बॉडी को बचाने के लिए हाइड्स खाल का इस्तेमाल करते थे। ये डेड बॉडी को जला के तथा दफना देते थे। होमो सैपियंस ये अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट महाद्वीपों को क्रॉस का डिस्टिंक्ट रेसेस में विकसित हुए। 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व आइस एज के समय मॉडर्न होमो सैपियंस पैदा हुए। लगभग 18,000 वर्ष पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट गुफा चिन्ह विकसित हुई और लगभग 10,000 वर्ष पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तथा मानव बस्तियां ह्यूमन सेटलमेंट बनना शुरू हुई। बाकी जो हुआ वह ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रोथ तथा डेक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। अब ये तो हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर। अगर हम कोशिश करेंगे कि इनमें जितनी भी डेट्स दी हुई हैं है ना, वो सारी एक पेज में डाल के वीडियो के लास्ट में चिपका देंगे, क्योंकि ये डेट्स तुम्हें इस तरह ध्यान करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि एक डेट यहाँ पढ़ रहे हैं, एक यहाँ मिलियन ईयर है, वो यहाँ बिलियन ईयर है, वो यहाँ ये वो फलाना ढिकाना। तो कोशिश करेंगे जितना भी इसमें डेट्स लगी हैं वो सारा एक पेपर पे लिख के लास्ट में वीडियो में चिपका देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है।